भारत देश की अधिकांश जनता आज की तारीख में ऋणी है। ऋणी कहने का मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो अपने पैरों पर खड़ा है उसके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई लोन चल रहा है। किसी के ऐप लोन चल रहे हैं, किसी के पर्सनल लोन, किसी के प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, किसी का कार लोन, टू व्हीलर लोन, कंज्यूमर लोन, न जाने कितने लोन। लेकिन इनको दो शब्दों में डिवाइड किया गया है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि आज देश की बहुसंख्यक जनता कर्ज में डूबी हुई है और जब इंसान लोन लेता है तो वह यह सोचता है कि मैं हर तय माह की निश्चित तारीख को किस्त राशि की अदायगी कर दूंगा। समय में बदलाव आया। एक समय था कि लोग बैंक में, एनबीएफसी में जाकर लोन की किस्तें जमा कराते थे, लेकिन आज की तारीख में क्लियर टाइटल हो गया है। कोई भी व्यक्ति यदि ऑनलाइन लोन लेता है तो ऑटो डेबिट ऑप्शन को क्लिक करता है ताकि हर महीने उसके खाते से निश्चित ईएमआई राशि कट के उस बैंक को जमा हो जाए। यदि वो कोई भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन लेता है, बैंक या एनबीएफसी के कार्यालय जाकर लोन लेता है, ऐसी स्थिति में उन्हें ईसीएस एनएसीएच का एक मैंडेट फॉर्म साइन कराया जाता है और पर्टिकुलर निश्चित तारीख को आपके बैंक खाते से वह राशि कट के जमा हो जाती है सामने वाले के अकाउंट में, यानी कि बैंक या एनबीएफसी के खाते में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर माह आपके खाते में बैलेंस हो। सैलरी कभी लेट आई, बिजनेस में कभी कम ज्यादा हुआ, फैमिली में कोई इशू हो गया, इनकम कम या ज्यादा हुई या कुछ और कर्ज के दबाव में इंसान उलझा, तो ऐसी स्थिति में इंसान के बैंक खाते में हर महीने राशि डेबिट हो, उसके खाते में पैसा हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपका बैंक लोन डिफॉल्ट होता है तो सर्वाधिक बैंकों द्वारा, सर्वाधिक एनबीएफसी कंपनियों द्वारा आपके ऊपर कौन सा केस किया जाता है, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ध्यान रखिएगा, बैंक सिक्योर्ड लोन हो उस कंडीशन में आपकी यदि कोई अचल संपत्ति, यदि बैंक के पास मॉर्गेज है तो बैंक सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करता है। लेकिन उस सरफेसी एक्ट की कार्रवाई से पहले यदि आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन है तो ऐसी स्थिति में बैंक डायरेक्ट सरफेसी एक्ट पर नहीं जाता है। बैंक मैक्सिमम कोशिश करता है कि उसे कम से कम लिटिगेशन फाइल करने पड़े। जब आपकी लगातार पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त बाउंस हो गई तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम बैंक्स जो है वह सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस करते हैं। कई बार लोनी यानी कि जो ऋणी है उनको कंपनियों के नोटिस आते हैं, अंग्रेजी में लिखे रहते हैं या फिर हिंदी में भी लिखा हो, तो लोग उस सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में यह समझ नहीं पाते हैं कि यह क्या नोटिस है। यानी कि जिस तरह चेक बाउंस का मुकदमा चलता है उसी तरह सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस चलता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि केवल ईसीएस या एनएसीएच के बाउंस होने पर ही यह कार्रवाई बैंक कर सकता है, बाकी किसी स्थिति में नहीं कर सकता है। दूसरी बात, एक किस्त बाउंसिंग के लिए केवल एक ही ईसीएस एनएसीएच का केस यानी कि सेक्शन 25 का मुकदमा होगा। यह नहीं कि 3-4 किस्तें बाउंस हो गई तो उन 3-4 किस्तों का मिला के एक मुकदमा कर दिया। यानी कि अगर आपके 5,000 रुपए की या 50,000 रुपए की ईएमआई बाकी है तो उस एक ईएमआई के बाउंस होने पर, जैसे मान लीजिए कि आपके 5 तारीख को ईएमआई लगती है, अब 5 तारीख की जो ईएमआई है वो आपकी बाउंस हो गई और बाउंस होके के जो बाउंसिंग की डेट है उस बाउंसिंग की डेट से 30 दिन के अंदर जो कंपनी है उसको आपको लीगल नोटिस देना पड़ेगा और लीगल नोटिस देने के
आपको जो डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद 15 दिन के अंदर यदि आप उस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके 1 महीने के अंदर बैंक को या उस एनबीएफसी को आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा कोर्ट में फाइल करना होता है। यही कारण है कि एक किस्त बाउंस होने पर वो केवल एक किस्त का केस फाइल कर सकते, ये नहीं कि 2-3 का साथ में कर सकते। दूसरा करना है तो दूसरे के लिए भी उनको यही प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास कभी कोई एडवोकेट लीगल नोटिस आता है तो उस लीगल नोटिस में आप ये देखिए कि वह जो नोटिस दिया गया है क्या वह अंडर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है। और यदि आप उस नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं किसी कारण, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि कोर्ट में आपके खिलाफ कंप्लेंट जब फाइल होती है तो आप बिना डरे बिना हिचक, जब समन आपको मिल जाता है, आप कोर्ट में उपस्थित होकर बेल तो आपको करवानी पड़ेगी, बेल करवा के आप सीधा उस मंथ की ईएमआई ले जाकर कोर्ट में कह सकते हैं कि समन की तामील पर ही मैं उपस्थित हूं और यह एक ईएमआई मैं जमा करवा रहा हूं। ऐसी स्थिति में कोर्ट भी सामने वाली कंपनी को यह कहेगा कि भाई मामला जो है आपका वह केवल एक ईएमआई का है और पेशी तारीख पर यानी कि समन की तामील पर ही व्यक्ति राशि को जमा कराने आ चुका है, यह राशि जमा कीजिए, केस डिस्पोज। ऐसी कंडीशन में कंपनी को केस डिस्पोज विड्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि आपने समन की तामील पर ही उपस्थित होकर वह राशि जमा करा दी है। उसके लिए बैंक आपको ये नहीं कह सकता है कि आपकी और भी किस्तें बाउंस है वगैरह वगैरह। भाई और किस्त बाउंस है उसका तो देखा जाएगा, आपने जो सेक्शन 25 का मुकदमा किया है वह इस एक पेशी का किया है और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो भी मेरा जो अमाउंट है समन की तामील पे मैं कोर्ट में उपस्थित हूं, राशि जमा करवा रहा हूं। साथियों इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि सेक्शन 25 का मुकदमा भी 138 एनआई एक्ट की तर्ज पे ही चलता है, जिसमें कि जैसे चेक में दोहरी राशि तक का जुर्माना किया जा सकता है, 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, सेम इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर कोर्ट में अपीयर होते ही आपको जमानत का लाभ मिल जाएगा, जिसमें आपको चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यदि आपकी और किस्तें डिफॉल्ट हो चुकी है लेकिन अगर जैसे ही आपको लीगल नोटिस मिलता है, उस लीगल नोटिस को मिलने पर उन 15 दिन के अंदर यदि आप बैंक डीडी बना के या बैंक को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करके उस लीगल नोटिस का रिप्लाई दे देते हैं कि आपने इस तारीख की ईएमआई बाउंस का आपने जो नोटिस भेजा था मुझे 19,456 रुपए का, यह आपके नोटिस पीरियड के अंदर मेरे द्वारा जमा करवा दिया गया है, ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 का केस आपके ऊपर फाइल ही नहीं होगा। बट यह है कि 15 दिन के अंदर आपको राशि जमा करानी है और 15 दिन के अंदर ही आपको उस लीगल नोटिस का रिप्लाई देना है और साथ में पेमेंट जमा कराने का जो प्रूफ है वह प्रूफ आपको अटैच कर देना है या डीडी बना के भेज देनी है। यह महत्वपूर्ण बात है। यदि लोन के अंदर डिफॉल्ट हो रहा है और ईसीएस बाउंसिंग का केस हो रहा है तो सेक्शन 25 के अंदर यह प्रोविजन है। कई बार बैंक और कंपनियां क्या करती है कि आपके जो सिक्योरिटी पेटे चेक है उन चेकों को भर के ये बता देती है कि आप आए और उनको संपूर्ण भुगतान के लिए पेमेंट देकर चले गए, तो ऐसे मैटर की भी डिफेंस मौजूद है। लेकिन यूट्यूब पर सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा करना उचित नहीं रहता है। आप अपने नजदीकी में एडवोकेट से इस मैटर में कंसल्ट करके आप उस मैटर में भी अपना डिफेंस तैयार कर सकते हैं। तो लोन के मामले में सर्वाधिक जो मुकदमे होते हैं वह सेक्शन 25 के होते हैं। और एक बात बता देता हूं आपको, सेक्शन 25 का मुकदमा कहां फाइल किया जाएगा। मान लीजिए मैं उदयपुर का हूं, मैंने लोन लिया है, मैंने उदयपुर में लोन लिया है, लेकिन मुकदमा करने वाले लोग अपने हेड ब्रांच करेंगे, वो बेंगलोर करेंगे, दिल्ली करेंगे, कर्नाटक करेंगे, ताकि आपको वहां के कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और आप हैरान और परेशान हो जाए। इसीलिए यदि सेक्शन 25 का मुकदमा नोटिस आया है तो मेरी सलाह यह रहेगी 15 दिन के अंदर लीगल नोटिस का रिप्लाई देते हुए पेमेंट का डायरेक्टली उस ईएमआई का भुगतान करें। कोर्ट आपके ऊपर केस फाइल ही नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर बनी रहती है, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और हर एक कानूनी मुद्दे पर इस चैनल पर हमने वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। इसके बावजूद आपको कॉल बुक करने की जरूरत हो, वैसे तो मैं कहूंगा कॉल बुक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2000 से अधिक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट है। फिर भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करें, अनावश्यक कॉल न करें, इतना सा निवेदन रहेगा। और
कई प्रकार के लोन से संबंधित अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चेक बाउंसिंग ईसीएस के बारे में दे रखे हैं। तो अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कई प्रकार की जानकारियां मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।